हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सीटेट पास करना है तो आपको नियमित रूप से ज़रूर क्लासें देखनी चाहिए। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। जितने साथी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में। आज का हमारा यह सेशन होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ से आपको कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है 2 से 3 क्वेश्चन जितनी भी पेडागोजी है, इंग्लिश की हो, सीडीपी की हो, मैथ्स की हो, हिंदी की हो, हर पेडागोजी में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग एक बार क्लास में आ गए हैं तो क्लास से बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्ट 5 से 8 नंबरों का फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी में ये जो चैप्टर है आपका समावेशी शिक्षा, ये बिल्कुल कॉमन रहता है। तो यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को शेयर करिए जल्दी-जल्दी अपने साथियों के पास में, और वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद में हम देखते हैं अपना आज का बेहतरीन सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि किसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा अगर हम इसको एक शब्द में कहें तो समावेशी शिक्षा किसको कहेंगे एक शब्द में? सबकी शिक्षा सबके साथ। क्या कहेंगे? सबकी शिक्षा सबके साथ। अगर एक शब्द में समावेशी शिक्षा का आपसे पूछा जाए कि आपको एक शब्द में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है समावेशी शिक्षा को, तो आप इसको बोल सकते हो सबकी शिक्षा सबके साथ। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं विस्तृत। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो सामान्य हो या फिर मेधावी हो, को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है, इसको क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आराम से हैं, और अपना नोटबुक अपने पास रखिए। जो पॉइंट आपको नहीं पता है उनको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। समावेशी शिक्षा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसको आप एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो आपको बोलना है सबकी शिक्षा सबके साथ। और अगर आपको विस्तृत इसके बारे में पूछा जाए क्या कहते हैं, तो ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो मेधावी हो, को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। ये देखिए यहाँ पर ये एक लड़की है जो क्या है? विकलांग है, और एक बालक यहाँ पर है ये सामान्य है, और एक बालक ये है मेधावी। तो तीनों बालकों को एक साथ बिठा करके ये देखिए शिक्षिका जो है पढ़ा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसमें बालकों के साथ में भेदभाव ना किया जाए कि आप विकलांग हैं, आप इन अच्छे बालकों के साथ में नहीं बैठ सकते हैं, या फिर आपके अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है सीखने की किसी चीज़ को, आप हमारे द्वारा बताए गए किसी भी वाक्य को, सेंटेंस को एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जो है हमारी इस क्लास में नहीं बैठ सकते हैं। आप कमज़ोर बालकों क्लास में जाइए। तो आपको ये सब नहीं करना है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है कि चाहे बालक कमज़ोर हो, चाहे बालक अच्छा हो, या फिर मेधावी हो, चाहे विकलांग हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, सबको एक ही क्लास में एक साथ सबको एक जैसा ही आपको पढ़ाना है। इसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं अपना अगला स्लाइड क्या रहने वाला है। अगली स्लाइड है समावेशी शिक्षा के बारे में, है कि ये कहाँ से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी। तो समावेशी शिक्षा का जो घोषणा पत्र आया था, ये आया था 1994 में। कब आया था? 1994 में इसका मैनिफेस्टो जारी किया गया था। कहाँ से? स्पेन से जारी किया गया था। कहाँ से? ये क्वेश्चन बनता है कि समावेशी शिक्षा का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था, तो आप लोग इसको याद रखेंगे 1994। या फिर पूछेगा किस शहर से जारी किया गया था, तो ये स्पेन से जारी किया गया था। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आप लोग ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस समय काफ़ी ज़्यादा गति भी पकड़े हुआ है। तो फिर आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए अपने पास में। इसका घोषणा पत्र आया था 1994 में, और ये किस शहर में जारी किया गया था? स्पेन में। तो इसमें जो बातें हुई थी, इस घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था? पहला पॉइंट था वो था समावेशी शिक्षा, यानी कि स्कूलों में कैसी शिक्षा होनी चाहिए? स्कूलों में होने चाहिए समावेशी शिक्षा। चाहे बालक विकलांग हो, ये देखिए एक लड़की है व्हीलचेयर पे बैठी हुई है, और यहाँ पर एक लड़की बैठी है, अपने बैसाखी होती है उनकी जो, उसके साथ में एक लड़की बैठी हुई है, और ये व्हीलचेयर पे लड़की बैठी हुई है। यहाँ पर कुछ विशेष इक्विपमेंट आते हैं, वो देखिए लगा है पीछे, इसकी पीठ में कोई दिक्कत होगी। और ये देखिए एक नॉर्मल सी लड़की है जो अपनी पुस्तक पढ़ रही है। तो चाहे नॉर्मल लड़की हो, चाहे विकलांग लड़की हो, चाहे नॉर्मल बालक हो, चाहे मेधावी बालक हो, सबको एक साथ बिठा कर के शिक्षा देनी है। ये कहाँ पर, किस घोषणा पत्र में हुआ था? ये स्पेन शहर में घोषणा पत्र आया था 1994 में। उसके अंदर ये लिखा हुआ था
कि समावेशी शिक्षा जो दी जाएगी वो सबको एक साथ में दी जाएगी, चाहे बालक दिव्यांग हो, चाहे मेधावी हो, चाहे सामान्य हो। तो जो अगला पॉइंट लिखा था वो लिखा था कि दरवाजे चौड़े। क्या लिखा था? जो आपका स्कूल होगा, विद्यालय होगा, उसमें दरवाजे कैसे होंगे? चौड़े दरवाजे का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि अगर आप बिल्कुल संकरे दरवाजे लगाएंगे तो जो बालक चल सकता है वो टेढ़ा होकर के, सीधा होकर के किसी प्रकार से निकल जाएगा, लेकिन जो बालक व्हील चेयर से आएगा विद्यालय में वो अपनी क्लास तक नहीं आ सकता है अगर क्लास के दरवाजे संकरे होंगे तो। इसीलिए दरवाजे कैसे लगवाए जाएंगे? दरवाजे होने चाहिए चौड़े। जो स्कूल नए बन रहे हैं अब, उनमें दरवाजे कैसे लगाए जाते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि चौड़े चौड़े से दरवाजे लगते हैं, या फिर चैनल लगता है। चैनल देखा होगा, लोहे का बना हुआ होता है, वही सीधे लगता है। विद्यालयों में चैनल का प्रयोग किया जाता है। जो तीसरा पॉइंट था वो था रैंप। क्या था? रैंप था। वैसे तो जो बालक सामान्य होते हैं वो लोग सीढ़ियों से चढ़ करके, जो स्टेप होते हैं, जीना होते हैं, 3 से 4, 4 से 5 स्टेप बने होते हैं स्कूल के, जो बरामदा होता है, फिर जो कमरा होता है वहाँ तक जाने के लिए। जो बालक विकलांग होते हैं, जो अपनी व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं, वो लोग जो है यहाँ पर नहीं आ सकते स्टेप के द्वारा चढ़ के, इसीलिए रैंप बनाई जाती है। देखिए रैंप बनी हुई है, इसके ऊपर से चढ़ करके वो अपने क्लासरूम में जा सकते हैं बालक, जो विकलांग या फिर दिव्यांग होते हैं। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट था वो था शौचालय। शौचालय किस प्रकार का होना चाहिए? शौचालय इस प्रकार का होना चाहिए जिसका प्रयोग हैंडीकैप बालक भी कर सकें। जो बालक दिव्यांग होंगे वो लोग भी इसका प्रयोग आसानी से कर लें। इस प्रकार का आपको अपने विद्यालय में शौचालय का निर्माण करवाना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर दी गई थी? ये स्पेन में जो घोषणा पत्र आया था 1994 में, उसके अंदर लिखी हुई थी। और जो आपका अगला पॉइंट था सामग्री का प्रबंधन, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट था कि जो सामग्री होगी दिव्यांगों या फिर जो बालक सुन नहीं सकते, जो बालक देख नहीं सकते, उनके लिए जो सामग्री का प्रबंधन करना रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। जो बालक देख नहीं सकता उसके लिए ऐसी किताबों का प्रयोग करना जो कि ब्रेल लिपि में लिखी हुई हों, और जो बालक सुन नहीं सकते उन बालकों को थोड़ा-सा आगे बिठाया जाए, कम देख सकते हैं उनको आगे बिठाया जाए। क्यों बिठाया जाए? क्योंकि हो सकता है कि जब टीचर कुछ लिख रही हो बोर्ड पे, तो अगर वो सबसे पीछे बैठेगा तो उसको देखने में दिक्कत वैसे भी है, और फिर जो सबसे पीछे बैठेगा तो देख भी नहीं पाएगा। या फिर अगर किसी बालक को थोड़ा कम सुनाई दे रहा है तो उसको आगे बिठाइए, कोई टीचर अगर थोड़ा धीमे भी बोल रहा है तो भी उसके समझ में आ जाए। तो ये सब प्रबंधन करना कहाँ पे लिखा हुआ था? घोषणा पत्र जो आया था आपका स्पेन का, उसमें लिखा था 1994 में जो घोषणा पत्र आया था, ये सभी की सभी बातें उसी में लिखी हुई थी कि क्लास कैसी होगी, जो कक्षाएँ चलेंगी वो चलेंगी समावेशी, जिसमें एक सामान्य बालक, मेधावी बालक और दिव्यांग बालक एक ही सीट पर एक साथ बैठ कर के शिक्षा ले सकते हैं। और जो विद्यालय बनवाए जाएँगे उनके दरवाजे कैसे रहने चाहिए? उनके दरवाजे चौड़े होने चाहिए कि जो दिव्यांग बालक होगा वो अपनी व्हील चेयर के द्वारा भी अपने क्लास तक पहुँच सके, आ जा सके। हर विद्यालय में एक रैंप का निर्माण किया जाएगा दिव्यांग बालक के आने-जाने के लिए, और जो शौचालय होगा वो दिव्यांग बालक को ध्यान में रख कर के उसका निर्माण किया जाएगा। उसके बाद में सामग्री का जो चयन किया जाएगा, जो प्रबंधन किया जाएगा, वो इस प्रकार से किया जाएगा, उनको बैठने की व्यवस्था की जाएगी, उनके पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो सके। तो ये थी हमारी दूसरी स्लाइड। उम्मीद है ये स्लाइड भी आपके अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अपने चलते हैं तीसरी स्लाइड के ऊपर। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो सेशन को शेयर करते चलिए सभी के साथ में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में। क्लास में अंतिम तक बने रहिएगा। अंतिम 10 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास से जाना नहीं है आप लोगों को है। लगातार जो लोग आ चुके हैं, अंतिम क्वेश्चन तक बने रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। डायरेक्ट आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि ये पाँचों सब्जेक्ट की पेडागोजी में आता है समावेशी शिक्षा। आप लोग इतना दिमाग में अपने बैठा लीजिए। आगे देखते हैं। हमारी अगली स्लाइड है बाधाएं। अगर आपके स्कूल में समावेशी शिक्षा वाला अगर आपका विद्यालय है और आपका विद्यालय प्राइवेट है, तो आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है विद्यालय में? पहला जो है वह अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण। क्या हो सकता है? हो सकता है कोई अध्यापक ऐसा है जिसने बोर्ड के ऊपर कोई सूत्र लिख दिया मैथ्स का, और जो मेधावी बालक होता है वो एक बार में समझ गया, लेकिन जो सामान्य बुद्धि का बालक था वो 3 बार में भी नहीं समझ पाया। अध्यापक का क्या हुआ? गुस्सा आ गया उसको, और उसने बालक को पकड़ा और 2-4 डंडे उसके लगा दिए, और उससे बोला कि तुम ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं सीख पाओगे, इससे अच्छा है कि तुम विद्यालय आना छोड़ दो, अपने घर में बैठो और अपने घर के काम करो, अपने माँ-बाप का सपोर्ट करो खेती करने में। तो हो सकता है कि बालक इन नकारात्मक बातों को सुन कर के विद्यालय आना छोड़ दे, तो अध्यापक को क्या होना चाहिए? नकारात्मक दृष्टिकोण का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो पहली बाधा जो होती है वो होती है अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण। सबसे बड़ा यही जो है फैक्टर बनता है, अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण। जो दूसरा कारण बन सकता है वो बन सकता है दूसरे बालकों का नकारात्मक व्यवहार। क्या बन सकता है? जो बालक कमज़ोर हैं या फिर जो दिव्यांग हैं, उनके साथ में जो नॉर्मल बालक होते हैं, मेधावी बालक होते हैं, वो लोग कैसा व्यवहार करने लगते हैं कभी-कभी? नकारात्मक व्यवहार करते हैं जो उनके समझ में नहीं आता है। मान लीजिए उसने कह दिया कि तुम्हें आज टीचर ने पीटा है, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता है, तुम बिल्कुल
पढ़ने लिखने में जीरो हो, तुम गधे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, या फिर बोलने लगेगा तुम चल नहीं सकते, हमारे तरीके से बोल नहीं सकते हो, खेल नहीं सकते हो, तो इससे क्या होता है, बच्चे के मन के अंदर एक ऐसा मतलब कि घाव सा हो जाता है, इतनी पीड़ा होती है कि हो सकता है कि वो कल से विद्यालय आना ही बंद कर दे। किसी प्रकार से उसको समझा-बुझा कर के बड़ी मुश्किल से विद्यालय लाया जाता है, जो बालक कमज़ोर होता है। फिर उसका अगर मज़ाक बनाया जाएगा विद्यालय में, तो वो क्या करेंगे, हो सकता है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा ठेस पहुँचे उनके मन को, वो विद्यालय आना छोड़ दें। तो दूसरी बाधा होती है बालकों के द्वारा नकारात्मक व्यवहार। जो तीसरी बाधा है, वह है सामान्य बालकों के माता-पिता का नकारात्मक व्यवहार। या फिर हमें ये भी देखने को मिल सकता है प्राइवेट स्कूलों में कि कोई माता-पिता आएँ और बोलें कि हमारे बालक को आप 5 दिन से लगातार एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, आपने उसके आगे का कोई भी चैप्टर अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया? तो आप उनको ये बताएँगे कि सर हमारे हमारे जो क्लास है, हमारी क्लास में 10 बालक ऐसे हैं जो कि काफ़ी प्रखर तीव्र बुद्धि के हैं, लेकिन 8 बालक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एबीसीडी भी नहीं सीख पाई है। तो उनके माँ-बाप बोलेंगे कि हमें आपके स्कूल में अपने बालक को नहीं पढ़ाना, क्यों नहीं पढ़ाना? क्योंकि आप उन 8 बालकों के साथ में हमारी बालक की तुलना कर दी, जबकि हमारा जो बालक है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो हम अपने बालक को इस मंदबुद्धि छात्र के साथ में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आपको सामान्य बालकों के माता-पिता का नकारात्मक व्यवहार भी देखने को मिल सकता है। अगर आपकी स्कूल में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, तो आपके सामने 3 बाधाएँ बहुत ही फैक्टर या फिर कॉमन रूप से आ सकती हैं। जो पहली बाधा थी वो हमने आपको क्या बताई है कि अध्यापक का जो है नकारात्मक दृष्टिकोण आपको देखने को मिल सकता है, बहुतायत मात्रा में देखने को मिल सकता है ये। ये दूसरी बाधा वो है दूसरे बालकों का नकारात्मक व्यवहार भी बालकों को देखने को मिल सकता है, जो दिव्यांग होंगे या फिर जो कमज़ोर बालक होंगे उनको। जो तीसरी बाधा होती है सामान्य बालकों के माता-पिता भी आकर के ऐसा बोल सकते हैं कि आप हमारे बालक को वही चीज़ पढ़ा रहे हो जो चीज़ उनको पहले से आती है, आप कुछ नया क्यों नहीं सिखा रहे हैं? तो हम आपके स्कूल से अपने बालक का नाम कटवा लेंगे क्योंकि आप उसको कुछ नया नहीं सिखा पा रहे हैं। तो ये 3 बाधाएँ जो होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती हैं समावेशी क्लास में। अब चलते हैं आगे। आगे है आपका लेबलिंग करना। क्या है? लेबलिंग। लिखा है किसी भी बच्चे की लेबलिंग करने से उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है तथा उसका मन पढ़ाई से हट जाता है। लेबलिंग करने का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? किसी के साथ में दूसरे की तुलना कर देना। मान लीजिए एक छात्र आपकी क्लास है, आप जब टीचर बन जाओगे, ऐसा छात्र है कि जो अपने घर से ही पढ़ कर के आया है, उसको 100 तक जो है 1 टू 3 आती हैं। दूसरा छात्र ऐसा है जिसके घर में माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं थे और उसको कुछ भी नहीं आता है। आपको उसको 1 से लेकर के 100 तक सिखाना है, लेकिन आप उसकी अगर तुलना उस छात्र के साथ करने लग जाओगे, जो अपने घर से 100 तक 1 टू 3 सीख के आया है, तो वो अपने मन में क्या करेगा, हीन भावना उसके मन में आ जाएगी और उसको जो उसकी भावना है उसको क्या पहुँच सकती है, ठेस पहुँच सकती है तथा उसका मन पढ़ाई से हट सकता है कि हमें वास्तव में कुछ नहीं आता है। जो हमारे सामने बालक बैठा है हमारे साथ आता है, हमारे साथ खेलता है, उसको 100 तक 1 टू 3 आती है और मुझे एक भी नहीं आती है और मैं अब ज़िंदगी में नहीं सीख सकता हूँ, मेरा स्कूल आना व्यर्थ है। तो इस प्रकार से भी उसके मन को ठेस पहुँच सकती है, अगर आप किसी के साथ में दूसरे की तुलना करोगे। या फिर कोई दिव्यांग बालक है, जो बालक अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है। आप बोल दोगे कि आप सोहन को देखिए, उसने 4 मिनट के अंदर जो है आधा किलोमीटर की रेस काफ़ी तेज़ी के साथ में निकाल दी और तुम ऐसे हो कि तुम पैदल भी नहीं चल सकते। तो इस प्रकार से अगर आप तुलना करोगे उसकी, तो उस अंदर भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस होगा कि काश मैं अगर चल लेता तो मैं भी ये सब कर सकता। उसको बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो सकता है। तो आपको ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है लेबलिंग की। एक बालक से दूसरे बालक की तुलना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है विद्यालय में। आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए नीचे लिखा जैसे लंगड़ा, अंधा, वैशाखी वाला इत्यादि। आपको इस प्रकार से नहीं बुलाना है कि लंगड़े बालक तुम खड़े हो, है ना? कई टीचर इस प्रकार से भी बुला देते हैं कि लंगड़े बालक तुम खड़े हो, ए अंधे वाले जिसको कम दिखाई देता है तुम खड़े होकर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से आपको नहीं बोलना है। आपको जहाँ तक संभव हो विद्यालय में हर बच्चे का नाम, जो आपकी कक्षा हो उसमें अधिकतर बच्चों का आपको नाम याद करना है और उनको नाम से पुकारना है। तो इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? किसी बालक की तुलना किसी के साथ नहीं करना है और किसी बालक को, कोई दिव्यांग बालक है तो आपको उसको लंगड़ा, अंधा या फिर बैसाखी वाला इन सब शब्दों से नहीं बुलाना है। आपको उन सभी का नाम याद करना चाहिए और उनको नाम से पुकारना चाहिए, जिससे उनके अंदर कोई हीन भावना उत्पन्न ना हो कभी भी और उनकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुँचे। और आपको सबसे जो अच्छा काम करना है कि आप एक सामान्य बालक को और एक दिव्यांग बालक को एक साथ बिठा करके शिक्षा देनी है, एक साथ प्रयोग करवाने हैं, सब कुछ एक साथ करवाना है, जिससे उसको भी लगे कि मैं भी वो कर सकता हूँ जो एक सामान्य बालक कर सकता है। इससे बेटर और इससे बेस्ट कोई भी शिक्षा या फिर कोई भी तरीका नहीं है। उम्मीद है ये स्लाइड भी आपके समझ में बखूबी आ गई होगी कि लेबलिंग क्या होती है और आपको
इसको नहीं करना चाहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर करते चलिए, साथ में वीडियो लाइक भी करते चलिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सभी लोग एक बार। फिर चलते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। जल्दी-जल्दी सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। हमारी अगली स्लाइड है अगली स्लाइड है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी कि एकीकृत शिक्षा, और दूसरी तरफ है समावेशी शिक्षा। अब आपको इन दोनों में अंतर करना है। तो हम लोग जिस प्रकार से अपनी कक्षाओं में पढ़ते थे एक तरफ और दूसरी तरफ इस प्रकार से सारणी बनाते हैं अंतर करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे एकीकृत शिक्षा के बारे में। लिखा है मौजूदा प्रणाली को संशोधित किए बिना एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चे का प्रवेश। कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या हुआ, सरकार के दिमाग में एक चीज़ गई कि दिव्यांग बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है उनको स्कूल को भेज दीजिए। लेकिन उन्होंने उस प्रणाली में कोई चेंज नहीं किया, जो प्रणाली सदियों से चली आ रही थी। जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, जो चीज़ चली आ रही थी उसी के अंतर्गत उन लोगों ने दिव्यांग बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिला दिया। और वहाँ पर जब बच्चे गए तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके लिए वहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं थी, जैसे कि विद्यालय में रैंप नहीं थी। वो लोग वहाँ तक पहुँच गए, विद्यालय की फील्ड में पड़े हैं, स्टेप नहीं चढ़ पा रहे हैं बेचारे, घसीट घसीट के चढ़ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, उनके चोट लग रही है, कहीं गिर रहे हैं, कहीं फिर रहे हैं। तो वहाँ पर कई सारी असुविधाएं देखने को मिली बालकों को। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी। जो हमारी एकीकृत शिक्षा थी इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये हुई थी 1974 से। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला पॉइंट है। एकीकृत शिक्षा अगर आपसे पूछी जाएगी तो 1974 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें जब संशोधन हुआ था ये 1992 में। कब हुआ था? 18 साल के बाद इसमें संशोधन किया गया 1992 में। संशोधन होने के बाद में भी ये जो है काफ़ी प्रभावी नहीं हो पाया। संशोधन किया गया लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई इसमें प्रभाव नहीं था कि बच्चे जो है विद्यालय जाने की तरफ आकर्षित हो सकें या फिर उनके लिए विद्यालय में कोई अधिक सुविधाएं मिल सकें। उसके बाद में 1997 तक ये संशोधन चला। 1974 में शुरू हुआ था, पहला संशोधन हुआ 1992 में, और संशोधन होने के बाद में 1997 तक ये जो है एकीकृत शिक्षा चलती रही। ये शिक्षा थी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए। किसके लिए थी? जो बालक कक्षा 1 में होता था वहाँ से लगा करके कक्षा 8 तक के लिए ये एकीकृत जो शिक्षा थी वो चलती थी। 1997 के बाद से इसको सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। किसमें शामिल किया गया? 1997 के बाद में जब ये प्लान सरकार ने देखा कि हमारा असफल सा हो रहा है, तो उन्होंने इसको उठा करके सर्व शिक्षा अभियान में डाल दिया। फिर फिर क्या हुआ? फिर भी इसका प्रभाव जो है बालकों पर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? ऐसा कुछ उन्होंने ज़्यादा बदलाव नहीं किया था कि जिससे दिव्यांग बालकों को कोई सपोर्ट हो सके। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनको एक साथ बैठा लिए या फिर उनको अलग बैठा लिए या फिर उनको किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकें कहाँ से आएँगी, अगर कोई बालक बहुत कमज़ोर है तो उसको अलग से पढ़ाना है या फिर नहीं पढ़ाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। बस ये था कि दिव्यांग बालकों को स्कूल में लाइए, उनको बिठाइए, उनको पढ़ाइए, बस यहाँ तक ये बात सीमित थी 1997 तक। उसके बाद में जब आपकी समावेशी शिक्षा आई है, इसमें देखिए लिखा है आवश्यक प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश। लिखा है आवश्यक, यानी कि जो प्रावधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, आवश्यक थे, उसके साथ एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश जो है इसमें दिलाया जाता था समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। इसीलिए समावेश एक व्यापक शब्द है। समावेश क्या है? एक व्यापक शब्द है। क्यों व्यापक शब्द है? इसके अंतर्गत जो आवश्यक प्रावधान हुए हैं उसके साथ में एक नियमित स्कूल में प्रवेश मिलता था, इसीलिए समावेश का एक व्यापक शब्द है। समावेश के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं कि क्या होती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा हो जिसमें बालक को बिना किसी भेदभाव के साथ में एक दिव्यांग बालक हो या फिर एक मंदबुद्धि बालक हो या फिर एक प्रखर या फिर तीव्र बुद्धि का बालक हो, तीनों चारों जितने भी क्वालिटी बालकों को होती है सबको एक साथ बिठा करके शिक्षा दिया जाना ही क्या होता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये शिक्षा कब से शुरू हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से। कब से हुई थी? 2009 से समावेशी शिक्षा की शुरुआत हुई थी और कक्षा 1 से 12 तक के लिए हुई थी। कहाँ से? ये हुई थी कक्षा 1 से 12 तक के लिए समावेशी शिक्षा, और ये जो थी हमारी एकीकृत ये थी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए, और ये थी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए समावेशी शिक्षा। लिखा है 2020 तक सभी स्कूलों को विकलांग फ्रेंडली बनाना था। क्या करना था? 2020 तक जितने भी हमारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, इनको क्या करना था? विकलांग फ्रेंडली, यानी हमारे स्कूलों को इस प्रकार से बनाना था कि जब विकलांग बच्चे वहाँ पर जाएँ, तो उनको ऐसा लगे कि ये जो स्कूल बना है, इस स्कूल को उनके अनुसार ही बनाया गया है। जैसे कि विद्यालय में रैंप का निर्माण करना, पानी पीने के लिए टोटी नीचे लगाना और शौचालयों को उनके हिसाब से ढालना। मतलब जब वो
टॉयलेट करने जाएँ तो उनको कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, और जब स्कूल के अंदर जाएँ, विद्यालय में जाएँ तो रैंप मिले, और क्लास में जाएँ तो चौड़े दरवाजे हों कि अपनी साइकिल से भी वहाँ पर पहुँच सके। तो ये सब क्या था, 2020 तक स्कूलों में करना था कि जब दिव्यांग बालक जाए तो उसको लगे कि स्कूल है ये उसके अनुसार ही बनाया गया है, किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये थे समावेशी शिक्षा के आवश्यक दिशा निर्देश जो हमारे यहाँ पे लागू हुई थी 2009 से। उम्मीद है अब तक आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समावेशी शिक्षा को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है त्रिवृत्ति विश्लेषण। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिवृत्ति विश्लेषण किसने दिया, तो आप लोग याद रखेंगे ये किसने दिया, ये दिया है रेन जूली ने। किसने दिया है? त्रिवृत्ति विश्लेषण दिया है रेन जूली ने। उपहारित व्यवहार के विकास के लिए 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना है। कितने कारकों को इन्होंने माना है? उपहारित व्यवहार के विकास के लिए 3 कारकों को इन्होंने माना है। पहला है औसत क्षमता से ऊपर। क्या था पहला कारक था इनके अनुसार, जो रेन जूली हैं इन्होंने क्या दिया था? त्रिवृत्ति विश्लेषण इन्होंने किया। इन्होंने जो पहला कारक माना औसत क्षमता से ऊपर माना है। दूसरा कारक इन्होंने माना है रचनात्मक, और तीसरा माना है कार्य प्रतिबद्धता। औसत क्षमता का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई बालक ऐसा है कि जो एवरेज दर्जे का है, लेकिन अब जब आप उस एवरेज दर्जे को पार करके ऊपर जाओगे तो उन्होंने उसको माना है अपना पहला त्रिवृत्ति विश्लेषण का सिद्धांत। औसत क्षमता से ऊपर, दूसरा रचनात्मक, तीसरा है कार्य प्रतिबद्धता। यानी कोई बालक ऐसा हो जो औसत क्षमता से ऊपर हो, यानी पढ़ने में तीव्र हो। दूसरा है रचनात्मक, उसके अंदर नए नए कार्य करने की क्षमता हो, एक क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से वो कर लेता हो। जो तीसरा कारक है वो है कार्य प्रतिबद्धता, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध रहना, उसके लिए मतलब कि अपनी जी जान को झोंक देना। मान लीजिए आपने एक पाठ याद करने की सोची, जो मंदबुद्धि बालक होता है वो सोचता है चलिए कल याद कर लेंगे, अब याद नहीं हो रहा तो चलिए कोई बात नहीं, 2 डंडे खा लेंगे, मार खा लेंगे, मुर्गा बन जाएंगे, लेकिन उसको याद ही नहीं हुआ और ना ज़्यादा उसने कोशिश की। लेकिन जो बालक औसत क्षमता से ऊपर का होता है वो क्या होता है, उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो जाता है, जब तक याद नहीं होता, जब तक वो पानी भी नहीं पीता है। तो ये 3 कारक इन्होंने माने थे, रेन जूली ने। किसके अंतर्गत माने थे? तीव्रत्व विश्लेषण के अंतर्गत माने थे 3 कारक। अब देखिए यहाँ पे 3 कारक कौन-कौन से? एक है एबव एवरेज एबिलिटी, यानी औसत क्षमता से ऊपर का बालक, और इधर है टास्क कमिटमेंट, यानी कि ऐसा बालक जो अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्धता रखता हो। जो तीसरा है वो है रचनात्मक बालक। फिर इन तीनों को मिलाकर के एक बालक बनता है जो होता है गिफ्टेड। ये देखिए, ये पोर्शन आप अगर देख रहे हैं तो इन तीनों, ये वाला गोला और ये वाला गोला, ये तीनों गोला मिल रहे हैं, यानी औसत क्षमता से ऊपर वाला, रचनात्मक वाला और कार्य प्रतिबद्धता। ये तीनों ही बालक का एक जगह पर क्या हो रहा है? मिलान हो रहा है। यहाँ पे ये जो हमने, ये देखिए जो हाईलाइट किया है यहाँ पे हो रहा है। तो जिस बालक के अंदर ये तीनों गुण होते हैं, सीधी बात है क्या होते हैं? औसत क्षमता से जो बालक ऊपर होता है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, जो कार्य प्रतिबद्धता भी जिसके अंदर होती है, वो क्या होता है? गिफ्टेड बोलते हैं उसको। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बालक गॉड गिफ्टेड है, इसके अंदर ऐसी सारी क्षमता है कि ये किसी भी कार्य को एक बार में कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं गिफ्टेड बालक। तो यही जो है रेन जूली का सिद्धांत है, क्या? त्रिवृत्ति विश्लेषण। जिस बालक के अंदर ये तीनों गुण मौजूद होते हैं वो क्या होता है? गिफ्टेड होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ये चलते हैं आगे, क्लास में बने रहिएगा, क्वेश्चन भी आगे, भागना मत। 10 क्वेश्चन है, उनको करना, देखना आप कितने कर पा रहे हैं 10 में से, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से सभी के पास में शेयर करिए एक बार। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आपको क्लासें करनी है, अच्छे तरीके से सब कुछ समझना है, फ्री में समझना है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। तो आगे देखते हैं। आगे है अवधारणाएँ। अवधारणाएँ क्या है? देखिए पहला लिखा है संस्था रहित शिक्षा, यानी विकलांग बच्चों को विशिष्ट स्कूलों में ना भेजें। कहने का मतलब ये है, विशिष्ट स्कूल क्या होते हैं? संस्थाएँ होती हैं जहाँ पे सिर्फ दिव्यांग बालक ही जाते हैं। अगर आप दिव्यांग बालक को दिव्यांग संस्था में भेज देंगे तो उनको कुछ अनुभव नहीं होगा और कुछ महसूस नहीं कर पाएँगे। वो अपने आप को हमेशा एक सामान्य बालक अपने आप को कम आँकते रहेंगे कि मैं उनसे कम हूँ हर किसी चीज़ में। लेकिन जब आप उन बालक को सभी के साथ में बिठाएँगे, जो बालक प्रखर बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है, विकलांग है, सब एक साथ जब पढ़ेंगे तो उनको कोई भी भेदभाव नज़र नहीं आएगा। उनको लगेगा कि जहाँ पर ये खड़ा है मैं भी वहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ या फिर खड़ा हूँ। तो आपको क्या करना है? संस्था रहित शिक्षा देनी है दिव्यांग बालकों को, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा है सामान्यीकरण। क्या है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण, यानी सामान्य को विकलांग बच्चों के साथ पढ़ाना। जो बालक सामान्य हो उनको भी क्या करना चाहिए? विकलांग, जब आपके स्कूल में कोई, मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बालक हैं जिसमें से 3 बालक ऐसे हैं जो विकलांग हैं, तो आपको उन 17 बालकों को अलग बिठा करके नहीं पढ़ाना है, आपको उन 17 को उन 3 के साथ में बिठा करके
पढ़ाना है जो विकलांग हों। तो बस यही यहाँ पे कहा गया है कि सामान्य बालकों को भी विकलांग बालकों के साथ में बैठा करके पढ़ाना या फिर उनको समझाना। तीसरा है न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण या फिर वातावरण। ये जो है आपका क्वेश्चन बना था, LRE का मतलब पूछा गया था, तो ये होता है लिस्ट रेस्टी क्रिएटिव इन्वायरमेंट। LRE का एक बार जो है विस्तृत रूप पूछा गया था। LRE का है विद्यालय में विकलांग बच्चों को स्कूल में पढ़ते समय कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े या उनकी बाधाओं को दूर करना। कहने का मतलब है वही जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो दिव्यांग बालक होते हैं उनके अनुसार विद्यालय में दरवाजे लगवाना, उनके अनुसार रैंप बनवाना कि उनको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उनके अनुसार टॉयलेट का निर्माण करवाना, ये सभी चीज़ें किस में आएंगे? न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जो चौथा पॉइंट है वो मुख्य धारा क्या है? सभी बच्चे अपने को समान बच्चे समझे। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जितने भी बच्चे हों, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो औसत दर्जे का हो, चाहे वो प्रखर बुद्धि का हो, सब बच्चे क्या समझें? अपने आप को एक समान समझें जब क्लास में बैठें कि हम क्या हैं, सब एक समान बालक हैं। हम ऐसा नहीं है कि दिव्यांग हैं तो इनके जितना पढ़ नहीं सकते, हमें याद नहीं हो सकता, हम लिख नहीं सकते, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक सामान्य बालक कर सकता है। तो इस प्रकार का माहौल आपको बना करके रखना है। मुख्य धारा के अंतर्गत ये चीज़ लिखी हुई है कि सभी बच्चे अपने आप को क्या समझें? समान समझें। तो ये था आज का हमारा बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे कि जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो अब हम लोग करने वाले हैं। देखिए आगे आगे लिखा है उमा तुली के अनुसार। अब किसने क्या कहा है समावेशी शिक्षा के बारे में वो आप लोग जान लीजिए। क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट यहाँ से कि किसने क्या कहा है, आप लोग नोट डाउन करते चलना। उमा तुली के अनुसार क्या है? समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी से अपने पास। उसके बाद में है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार क्या है? प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार क्या है? शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। क्या है? शैक्षिक समावेशन एक ऐसी प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। ये कहा है प्रोफेसर एस के दुबे ने। आगे देखते हैं। आगे श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार है, क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा है शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है श्रीमती आर के शर्मा जी ने। क्या कहा है? कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है ये परिभाषा। आगे देखते हैं। आगे लिखा है यूनेस्को ने अपने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन जिनेवा 2008 में जो हुआ था, यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन जिनेवा में हुआ था 2008 में, स्पष्ट किया कि समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है, जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनाती है। अति संवेदनशील एवं सीमांत समूहों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है। समावेशी गुणात्मक शिक्षा का परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो लाइनें हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आप लोग याद रखना। ये सब कहाँ पे बातें हुई हैं? ये सब हुई हैं यूनेस्को में। एक सम्मेलन हुआ था 2008 में जिनेवा में, वहाँ पर ये सब बोला गया कि समावेशी शिक्षा क्या है? अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। आगे देखते हैं। आगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं नोट डाउन करते चलना। पहली होती है समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर वर्ग के बालकों के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे बालक प्रतिभाशाली हो, चाहे कमजोर हो, चाहे औसत हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे दिव्यांग हो, तो समावेशी शिक्षा कैसी है? हर वर्ग के बालकों के लिए समान रूप से होती है। आगे है दूसरा पॉइंट है समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर पर खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। आगे जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे दिव्यांग छात्र होते हैं, तो उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। बिल्कुल होती है। अभी हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके लिए रैंपों का निर्माण करवाना, उनके अनुसार टॉयलेट बनवाना, उनके अनुसार स्कूल में गेट का निर्माण करवाना, बड़े बड़े दरवाजे रखवाना, ये सब क्या होता है? इनके हिसाब से ये सब व्यवस्था की जाती है। आगे है हमारा पॉइंट, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय हो जाता है। खुद की दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते, वे स्वयं को आम बालकों जैसा ही समझते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब कोई बालक सामान्य बालकों के साथ में रोज़ पढ़ेगा, उठेगा, बैठेगा, चलेगा, फिरेगा, रहेगा, तो फिर क्या होता है, वो अपने आप को हीन बालक नहीं समझता है। मान लीजिए आप उस बालक को किसी संस्था में डाल दीजिए जहाँ पे सारे के सारे लंगड़े बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, तो उसको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। वो भी सोचेगा कि मैं ज़िंदगी में इन सामान्य बालकों के साथ में नहीं रह सकता, वो अपने आप को दीनहीन बालक समझता रहेगा। लेकिन वही बालक जब एक सामान्य बालक के साथ में रोज़ उठेगा, बैठेगा, पढ़ेगा, उनके साथ आएगा, जाएगा, तो उसको भी लगेगा कि मैं भी एक सामान्य बालक हूँ और मैं भी वही कार्य कर सकता हूँ जो ये बालक कर सकता है। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है, या अपंग बालकों के उनके व्यक्तित्व अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। बिल्कुल। अगला पॉइंट है, यह विशिष्ट बालकों को निर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है। आगे है, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। और जो अगला पॉइंट है वह समावेशी शिक्षा सम्मान और अनेक अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। आगे देखते हैं। आगे है, यह प्रत्येक प्रकार तथा श्रेणी के बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करती है। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों तक ही नहीं बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न करना होना है या फिर होता है। कहने का मतलब है, समावेशी शिक्षा अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ उनके लिए बनी है जो बालक दिव्यांग होते हैं, जो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। समावेशी शिक्षा हर बालक के लिए समान अधिकार दिलाती है, चाहे वो दिव्यांग हो या फिर दिव्यांग ना हो। तो इसके कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा होती है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला उद्देश्य है दिव्यांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। दूसरा है, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो या अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरा जो पॉइंट है वह है शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। अगला पॉइंट है बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। अगला पॉइंट है वह है बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज में मुख्यधारा से जोड़ना और समाज दिव्यांगता संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना। ये सभी क्या हैं, ये जितने भी पॉइंट थे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य थे कि ये शिक्षा क्यों चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आप लोग इसको याद कर लेना, अगर याद कर सके तो। आगे है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है, बालकों में एक सी अधिगम की प्रवृत्ति है, अर्थात सब में सीखने की एक जैसी आदतें हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि जितने भी बालक होते हैं सब में सीखने की एक जैसी आदत होती है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो समान बालक हो, तो सब में क्या होता है, सीखने की एक जैसी ही प्रवृत्ति होती है। दूसरा पॉइंट है, बालकों को समान शिक्षा का अधिकार है, अर्थात समावेशी शिक्षा कमजोर, प्रतिभाशाली, अमीर, गरीब, ऊंच नीच नहीं देखती। दूसरा पॉइंट और भी ज़्यादा अच्छा है, समावेशी जो शिक्षा होती है ये समान शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ऊंच जात का हो या फिर नीची जात का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। समावेशी जो शिक्षा है वो सबके लिए एक समान है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। उसके बाद है, सभी राज्यों का यह दायित्व है कि वह सभी वर्गों के लिए यथोचित संसाधन सामग्री धन तथा सभी संसाधन उठाकर स्कूलों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार करके उन्हें आगे बढ़ाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और जो अंतिम पॉइंट है वह है, शिक्षण में सभी वर्गों, शिक्षक, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि समावेशी शिक्षा को अपेक्षित सहयोग करें। क्या लिखा है कि शिक्षण में सभी वर्ग, यानी कि जितनी भी जात हैं, जितने भी धर्म हैं, और जो शिक्षक हैं और जितने भी परिवार है तथा जो समाज है, सभी का यह दायित्व बनता है कि समावेशी शिक्षा में सहयोग है वो सभी को अपेक्षित सहयोग करना है। यानी कि बच्चों को कभी भी आपको ये नहीं कहना है कि अगर वहाँ पे नीची कास्ट का बच्चा जा रहा है तो हम अपना बच्चा वहाँ पे नहीं भेजेंगे, या फिर वहाँ पे वो बच्चा दिव्यांग जाता है तो हमारा बच्चा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, सभी को अपेक्षित सहयोग करना है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे भी किसी भी वो धर्म का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी शिक्षक हो या कोई भी परिवार हो, सभी को इस शिक्षा का क्या करना है, सहयोग करना है। ये लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में। ये काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, 3 से 4 जो लिखी हुई हैं।